हाय एवरीवन, मैं हूं विक्रम और ये वीडियो ट्यूटोरियल इसमें मैं आपको CSS के बारे में बताऊंगा। लेकिन CSS सीखने से पहले आपको HTML का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको HTML का बेसिक नॉलेज है तो आप ये ट्यूटोरियल आसानी से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो बहुत जल्द आपको इसी चैनल पे HTML के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि CSS क्या होता है। तो CSS का एक्रोनिम्स होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो हमें HTML में डिज़ाइन वेब पेज को स्टाइल और फीचर देने में मदद करता है। हालांकि ये काम हम HTML के एट्रीब्यूट से भी ले सकते हैं, लेकिन स्टाइल शीट हमें प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस बेनिफिट देता है, जो इसे सुपीरियर बना देता है HTML एट्रीब्यूट के मुकाबले। आप सोच रहे हैं कि HTML एट्रीब्यूट से हम स्टाइल कैसे दे सकते हैं, और अगर हम HTML एट्रीब्यूट से स्टाइल दे सकते हैं तो हम फिर CSS का यूज़ क्यों करें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि HTML एट्रीब्यूट, जैसे आपको अगर बैकग्राउंड कलर आपको रेड देना है या ग्रीन देना है, तो आप बॉडी टैग के अंदर बेसिक कलर इक्वल्स टू रेड लिख सकते हैं या ग्रीन लिख सकते हैं, तो आपको बैकग्राउंड ग्रीन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट के यूज़ करके हम पेज को स्टाइल बना दे सकते हैं। गाइज, जब HTML मार्कअप का यूज़ वेब पेज को प्रेजेंट और स्टाइल देने के लिए किया जाता था, तो उस समय HTML टैग में बहुत सारे मार्कअप एट्रीब्यूट हो जाते थे, जिससे कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डिज़ायर रिजल्ट इससे पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इसी से बचने के लिए 1996 में W3C ने CSS को इंट्रोड्यूस किया था। तो आप सोच रहे हैं W3C क्या है। तो W3C का एक्रोनिम्स होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब डेवलपमेंट स्टैंडर्ड को सेट करता है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड CSS 1996 में लॉन्च किया गया था, लेकिन लॉन्च के बाद ही ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय ब्राउज़र का सपोर्ट इतना कंसिस्टेंट नहीं होता था। इसलिए 1998 में CSS 2 को लॉन्च किया गया, और एंड ऑफ 1998 CSS 3 का डेवलपमेंट भी शुरू हो गया था, और नियर बाई फ्यूचर में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी से ही इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी मेजर ब्राउज़र में सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइस, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो चलिए हम जानते हैं कि हम HTML पेज में CSS को कैसे लिंक करते हैं। तो दरअसल हम CSS को लिंक करने के लिए 3 तरीकों का यूज़ करते हैं। पहला इनलाइन तरीका है, दूसरा हम इसे हेड टैग में डालते हैं, और तीसरा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो मैं तीनों का एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप तो गाइस, आपको CSS का कोड लिखने के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर और एक वेब ब्राउज़र उसे चेक करने के लिए चाहिए। तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे नोटपैड++ प्रीफर करूँगा, और वेब ब्राउज़र में मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक कीजिए, और बाय डिफ़ॉल्ट ये एक नया फाइल खुल गया। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव एज, और मैं इसे डेस्कटॉप में ही सेव करता हूँ, और मैं इसका नाम दे देता हूँ index.html। और इंडेक्स डिफ़ॉल्ट पेज होता है, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए index.html के नाम से ये सेव हो गया। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक HTML का टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम डॉक टाइप लिखते हैं, जो डिक्लेरेशन होता है। ये बेसिकली बताता है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट का टाइप है। उसके बाद हम लिखते हैं HTML और क्लोजिंग HTML टैग। और इन दोनों के बीच में हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं, और इसके अंदर हम लिखेंगे हेड टैग और क्लोजिंग हेड टैग। और इस हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल टैग होता है, जो इस पेज का टाइटल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग टाइटल टैग, और ये क्लोजिंग टाइटल टैग। और इसके अंदर मैं टाइटल दे देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। और हेड टैग के नीचे हम यहाँ पे बॉडी टैग देंगे, और क्लोजिंग बॉडी टैग। और मैं इस बॉडी टैग के अंदर एक पैराग्राफ टैग दे देता हूँ। इसके लिखते हैं P और क्लोजिंग P टैग। और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ आई एम ए पैराग्राफ। चलिए मैं इसे सेव और इसे रन करके चेक कर लेता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे आई एम ए पैराग्राफ प्रिंट हो रहा है। तो मान लीजिए हमें इस पैराग्राफ को रेड कलर देना है, इस टेक्स्ट को। तो इसके लिए हम इनलाइन CSS का यूज़ करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से हम CSS को इम्बेड कर सकते हैं HTML पेज में। तो सबसे पहला तरीका है इनलाइन। तो इसके लिए हम एक स्पेस देंगे इस P टैग के अंदर, और गाइस इनलाइन को हमेशा हम HTML टैग के अंदर लिखते हैं। तो इसे लिखने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले स्टाइल इक्वल्स टू, और डबल कोटेशन के अंदर हम प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू लिखते हैं। तो प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पे कलर है, क्योंकि हम इसे कलर देना चाहते हैं, और इसका वैल्यू, तो उससे पहले हम इस टू का साइन देंगे, और हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे।
तो मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ और इसे हम सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। तो चलिए इसे सेव कर देते हैं और मैं इस वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे आई एम ए पैराग्राफ रेड कलर का हमें दिख रहा है। तो गाइस ये इनलाइन CSS है, लेकिन इससे ये घटा है कि हम इसका रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिखते हैं, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ को भी, चलिए मैं इस दोनों में डिफरेंस के लिए यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। और मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ 2 को मुझे रेड करना है, तो मुझे इसके लिए अलग से एक और प्रॉपर्टी स्टाइल और प्रॉपर्टी वैल्यू देना होगा। तो चलिए इसे सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों रेड दिख रहा है, लेकिन हमें इसके लिए दो बार इसे लिखना पड़ा। रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें स्टाइल टैग हेड टैग में यूज़ करना होगा। तो हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं जो हम हेड टैग के अंदर डालते हैं। तो चलिए इसे हम यहाँ से निकाल देते हैं और इस टाइटल टैग के नीचे हम लिखेंगे स्टाइल और इसके अंदर लिखेंगे, पहले क्लोजिंग स्टाइल टैग में दे देता हूँ और ओपनिंग स्टाइल टैग के अंदर हम लिखेंगे एक स्पेस और उसके बाद हम लिखते हैं टाइप। ये बेसिकली टाइप बताता है, तो हम लिखेंगे टाइप इक्वल्स टू text/css। और इसके अंदर हम लिखते हैं पी सिलेक्टर, उसके बाद एक मीडियम ब्रैकेट और क्लोजिंग मीडियम ब्रैकेट और इसके अंदर हम लिखेंगे कलर जो एक प्रॉपर्टी है और उसका वैल्यू मैं यहाँ पे, मैंने पहले रेड दे रखा था, अब यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ जिससे हमें चेंजेस पता चल सके। और यहाँ पे एक सेमीकोलन। चलिए इसे सेव करते हैं और इस वेब पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं और ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने सिर्फ एक बार इस कोड को लिखा और हमारा दोनों पैराग्राफ का कलर ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम इस कोड को रीयूज़ कर पा रहे हैं। तो गाइस इसे हम इंटरनल स्टाइल शीट कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये पी का मतलब होता है कि ये सिलेक्टर है, ये CSS का सिलेक्टर है, इसे हम टाइप सिलेक्टर कहते हैं। और सिलेक्टर हमें ये बताता है कि किस एलिमेंट पर रूल को अप्लाई करना है। हम एक से ज़्यादा सिलेक्टर भी दे सकते हैं जो कॉमा सेपरेटेड होगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये पी बता रहा है कि मतलब हम इस पैराग्राफ टैग पे इस CSS रूल को अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे कलर एक प्रॉपर्टी है। और गाइस प्रॉपर्टी क्या होता है? तो गाइस प्रॉपर्टी का मतलब होता है यहाँ पे कि जो भी हमने सिलेक्टर दिया है, इस सिलेक्टर का फीचर्स को हम, जिस फीचर्स को हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम पी सिलेक्टर का कलर फीचर को चेंज करना चाहते हैं। और उसके बाद ये वैल्यू में बेसिकली बताता है कि इस प्रॉपर्टी का वैल्यू हम क्या देना चाहते हैं। अगर प्रॉपर्टी कलर है तो इसका वैल्यू हम कोई भी कलर दे सकते हैं। और हम इस पूरे पार्ट को डिक्लेरेशन कहते हैं। तो गाइस हमने सीखा कि किस तरीके से हम इनलाइन CSS देते हैं, किस तरीके से हम इंटरनल CSS देते हैं। अब हम सीखेंगे किस तरीके से हम एक्सटर्नल CSS वेब पेज में ऐड करते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इस स्टाइल टैग को हटा देता हूँ और यहाँ पे हम एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, सेव एज। और मैं इसे डेस्कटॉप में ही सेव करता हूँ जहाँ पे मैंने पहला फाइल को सेव किया था, index.html को। तो मैं इसका नाम लेता हूँ main.css और हिट सेव। और ये देखिए main.css से ये सेव हो गया। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं इनलाइन CSS का यूज़ कर रहा था तो मैंने स्टाइल लिखा था यहाँ पे, और जब मैं इंटरनल CSS का यूज़ कर रहा था तब भी मैंने स्टाइल टैग दिया था। तो गाइज स्टाइल टैग जो है वो HTML का मार्कअप टैग है। तो जब भी हम HTML पेज में इस CSS का यूज़ करते हैं तो हमें स्टाइल टैग की ज़रूरत होती है। लेकिन main.css में क्या है कि ये CSS का फाइल है और इसमें हम कोई मार्कअप नहीं यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमें स्टाइल टैग की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे डायरेक्टली लिखते हैं। तो मान लीजिए हमें इस पैराग्राफ टैग को कलर देना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इसके अंदर हम लिखेंगे कलर और मैं इसे रेड कर देता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन से हम इसे टर्मिनेट कर देंगे। और इसके बेटर लुक के लिए हम इस ब्रैकेट को हम नीचे कर दिया है। तो चलिए इसे हम सेव करते हैं और इस main.css को हमें HTML पेज में इंक्लूड करना होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे हेड टैग के अंदर लिखते हैं हम लिंक REL का मतलब होता है रिलेटिव इक्वल्स टू स्टाइल शीट। उसके बाद हम लिखेंगे href इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर हम लिखते हैं जिस पेज को हमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे हमें main.css को इंक्लूड करना है।
और गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ पे href main.css लिखा है। मतलब ये कि इस पेज का लिंक मैंने main.css डायरेक्टली दिया है, क्योंकि इसे मैंने यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे सेव किया है और ये सेम डायरेक्टरी में है। अगर ये मान लीजिए किसी और डायरेक्टरी में होता, मान लीजिए एक कलेक्टर फोल्डर में होता, तो मैं यहाँ पे लिखता कलेक्टर href कलेक्टर /main.css, तो ये इसका सही पाथ होता। तो चूँकि मैंने इसे सेम डायरेक्टरी में रखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसका नाम सिर्फ दे रहा हूँ। उसके बाद हम लिखेंगे टाइप text/css, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो गाइस लिंक का मतलब होता है कि लिंक एलिमेंट बताता है वेब ब्राउज़र को कि ये CSS का फाइल कहाँ मिलेगा। href क्या करता है कि वो स्पेसिफाई करता है कि पाथ का, कि वो स्पेसिफिक पाथ कौन सा है। और रिलेटिव का मतलब होता है, जो मैंने REL लिखा है उसका मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन HTML और CSS। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट की, मतलब ये कि एक स्टाइल शीट है जो इस वेब पेज को स्टाइल देगा। हम एक से ज़्यादा CSS के फाइल को भी लिंक कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए मैं एक पेज को लिंक कर रहा हूँ। तो चलिए इस फाइल को हम रन करके देखते हैं। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए ये दोनों रेड हो गया। तो गाइस आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा कि इनलाइन किस तरीके से हम लिखते हैं और किस तरह से हम इंटरनल और एक्सटर्नल CSS फाइल को यूज़ करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हम CSS सेलेक्टर के बारे में जानेंगे। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये CSS सेलेक्टर क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने p टैग दिया है, तो ये एक सेलेक्टर है। तो उस तरह से कई और सेलेक्टर भी होते हैं, तो हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। तो सेलेक्टर बताने के लिए मैं इंटरनल CSS का यूज़ करूँगा। तो मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टाइल और क्लोजिंग स्टाइल टैग, और यहाँ पे मैं टाइप एट्रीब्यूट भी दे देता हूँ और डबल कोटेशन के अंदर text/css। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सिलेक्टर क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने p सेलेक्टर लिया था और उसे कलर रेड दिया था। तो चलिए उसी तरह से एक यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए हमें लिखना होता है स्टार ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, और उसके अंदर हम लिखते हैं कलर रेड। और यहाँ पे मैं कुछ और टैग दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे h1 टैग दे देता हूँ, क्लोजिंग h1 टैग, और इसके अंदर लिख देता हूँ हेडिंग 1। तो चलिए हम इसे सेव करते हैं और इसे रन करके देखते हैं। और गाइस ये स्टार सेलेक्टर क्या करता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, मतलब ये कि वेब पेज में जितने भी टेक्स्ट हैं उन सबको रेड कर दो। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं और ये देखिए वेब पेज में सारे टेक्स्ट रेड हो गए हैं। तो होपफुली आप समझ गए हो कि किस तरीके से ये यूनिवर्सल सेलेक्टर काम कर रहा है। तो नेक्स्ट हम जानेंगे टाइप सेलेक्टर के बारे में। तो जैसा मैंने पहले आपको एग्जांपल दे दिया था टाइप सेलेक्टर के बारे में, तो जैसे यहाँ पे हमें इन दोनों को कलर रेड देना है, तो मैं इसे कलर को चेंज कर देता हूँ कि मैंने पहले ही इसे रेड दे रखा है, तो मैं इसे ब्लू कर देता हूँ। तो मान लीजिए कि हमें इस p टैग और इस h1 दोनों सेलेक्टर को कलर रेड देना है, ब्लू देना है, तो मैं कॉमा सेपरेटेड लिस्ट करके इसे दे सकता हूँ। तो चलिए इसे सेव करते हैं और इसे फिर से रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए ये दोनों ब्लू हो गया। तो इसे हम टाइप सेलेक्टर कहते हैं और एक से ज़्यादा सेलेक्टर का यूज़ हम कर सकते हैं अगर सेम वैल्यू मुझे देना है तो। नेक्स्ट हम सीखेंगे क्लास सेलेक्टर के बारे में। तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और इसके अंदर हम इस p टैग के अंदर लिखूँगा क्लास, और इस क्लास का मैं एक नाम देता हूँ। मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ बॉय, और मान लीजिए इस टेक्स्ट का कलर मुझे येलो करना है। तो हम यहाँ पे क्लास सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। क्लास सेलेक्टर का यूज़ के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट, क्योंकि क्लास सेलेक्टर के लिए हमें डॉट का यूज़ करना होता है। उसके बाद इस क्लास का नाम, तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इस क्लास का नाम बॉय हमने दिया है, तो यहाँ पे डॉट बॉय, और यहाँ पे बगैर स्पेस दिए हुए हम डॉट बॉय लिखेंगे और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और उसके अंदर हम लिखते हैं कलर इज टू येलो और सेमीकोलन। तो चलिए इसे हम सेव करते हैं और इसे हम रन करके देखते हैं और ये देखिए ये येलो कलर का हमें दिख रहा है। तो गाइस ये उसी एलिमेंट से मैच करता है जिस एलिमेंट का क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू डॉट के बाद के वैल्यू से मैच करता है।
मतलब ये कि यहाँ पे देखिए मैंने क्लास का वैल्यू क्या दिया है, बॉय लिखा है, और यहाँ पे डॉट के बाद क्या है, बॉय है। तो ये सिर्फ इसी से मैच करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं बॉय 1 लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पे इससे मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए इसे सेव करते हैं, इसे रन करके फिर से देखते हैं, और ये देखिए अभी भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ ही येलो हुआ है, सेकेंड पैराग्राफ नहीं। तो मतलब ये कि यहाँ पे हमने बॉय 1 लिखा है, इसलिए ये इससे मैच नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये कलर इसका चेंज नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट है हमारा आईडी सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर के लिए हम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम इस क्लास को हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम लिखते हैं आईडी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैट। और आईडी सेलेक्टर के लिए हमें हैश या पाउंड साइन का यूज़ करना होगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैट। ये सेम क्लास सेलेक्टर की तरह होता है, बस डिफरेंस ये है कि हम डॉट की जगह हैश या पाउंड साइन का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे कलर, चलिए मैं इसे चेंज कर देता हूँ, क्योंकि येलो हो सकता है यूट्यूब पे ठीक से दिख नहीं पा रहा होगा आप लोग को। तो मैं इसका कलर ऑरेंज दे देता हूँ। चलिए हम इसे सेव और रन करके देखते हैं, और ये देखिए हमारा पैराग्राफ नंबर 2 ऑरेंज कलर का हो गया है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से आईडी सेलेक्टर काम कर रहा है। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर का हम यूज़ क्यों करें, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो फिर 2 क्यों बनाए गए। तो गाइस आप इस तरह से समझ सकते हैं कि क्लास मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप के लिए होता है, और आईडी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 पैराग्राफ टैग हैं और 10 का वैल्यू मुझे सेम देना है, तो हम वहाँ पे क्लास सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए एक इंडिविजुअल टैग को अगर सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम आईडी सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट हम चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से इसे निकाल देते हैं, और यहाँ से मैं क्लास को भी निकाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक एंकर टैग दे देता हूँ। और यहाँ पे क्लोजिंग एंकर टैग। और गाइस यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ टैग के अंदर ये एंकर टैग दे दिया है। तो यहाँ पे हम चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं P, और यहाँ पे ग्रेटर देन साइन का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एंकर टैग लिख देंगे, और इसके अंदर हम लिखते हैं कलर रेड। तो हम इस फाइल को सेव करते हैं और इसे रन करके देखते हैं, और ये देखिए यहाँ पे हमारा पैराग्राफ एंकर टैग जो है वो रेड कलर का हो गया। तो गाइस ये चाइल्ड सेलेक्टर क्या करता है कि ये उसी एलिमेंट से मैच करता है जो डायरेक्ट चाइल्ड हो गिवन एलिमेंट का। मतलब ये कि मैंने यहाँ पे P टैग लिखा है, और ग्रेटर देन साइन का मतलब होता है ये चाइल्ड सेलेक्टर है, और एंकर टैग मतलब इस P टैग के अंदर हमारा ये एंकर टैग है। तो यहाँ पे इस एंकर टैग को हम कलर रेड दे रहे हैं, और चूँकि इस P टैग के अंदर हमारा कोई एंकर टैग नहीं है, इसलिए ये पैराग्राफ हमें ब्लैक दिख रहा है, जैसा हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि किस तरीके से चाइल्ड सेलेक्टर काम कर रहा है। तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने कलर को रेड दिया है, मतलब इस कलर का वैल्यू को हमने रेड लिखा है। तो इस रेड की जगह पे हम कुछ और वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि हम RGB या फिर हम हेक्स कोड भी लिख सकते हैं। तो आप सोचेंगे RGB क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, और ये कॉम्बिनेशन से ही सारे कलर मिलके बने हुए हैं। तो RGB कलर देने के लिए हम लिखते हैं RGB, और उसके बाद ओपन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट हम लिखेंगे और क्लोज स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर वैल्यू लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे हम 0,0,0। ये मिनिमम वैल्यू होता है, और मैक्सिमम वैल्यू होता है 255 255 255, और इसमें 0,0,0 का मतलब होता है ब्लैक। मतलब यहाँ पे हम इस कलर का वैल्यू ब्लैक दे रहे हैं, तो ये हमारे टेक्स्ट को ब्लैक कलर कर देगा। तो चलिए इसे हम सेव और रन करते हैं, और ये देखिए हमारा पैराग्राफ 1 अब ब्लैक हो गया है। इसका और भी वैल्यू 0 से 255 के बीच में कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 100, यहाँ पे 100 और 90। तो चलिए इसे हम सेव करते हैं, और ये देखिए ये डिफरेंट कलर हो गया, ये ग्रे कलर का है। तो इस तरीके से हम RGB वैल्यू भी दे सकते हैं एक सिंपल प्लेन वैल्यू की जगह पे, या फिर हम यहाँ पे हेक्स कोड वैल्यू भी दे सकते हैं। तो हेक्स कोड वैल्यू के लिए हम इसे यहाँ से निकाल देते हैं, और हेक्स कोड वैल्यू दरअसल ये अमाउंट बताता है कि कितने मात्रा में RGB इसमें मौजूद है। तो इसके लिए हम लिखते हैं पाउंड साइन, और ये टोटली 6 डिजिट का होता है। तो हम 6 बार 0 लिखेंगे,
तो चलिए इसे सेव और रन करते हैं। और ये देखिए ये फिर से ब्लैक कलर हो गया, मतलब इसमें ये हेक्स वैल्यू 000 का मतलब होता है ब्लैक कलर। और इसे वाइट करने के लिए हम 6 बार F दबाएंगे और ये हमें इस वैल्यू को वाइट कर देगा। और ये देखिए यहाँ पे ये वाइट कलर है जो हमें दिख नहीं रहा है। इस तरीके से हम 0 से F के बीच में कोई वैल्यू का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ D और 50 फॉलोड बाय 50। और गाइस फर्स्ट वैल्यू हमेशा हम कैप्स देंगे। तो चलिए इसे सेव करते हैं और इसे रन करके देखते हैं। और ये देखिए ये बिट ऑफ रेड कलर का हो गया। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम प्लेन कलर का वैल्यू दे सकते हैं या फिर किस तरीके से हम RGB का यूज़ कर सकते हैं या फिर हेक्स कोड का यूज़ कर सकते हैं।